नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राम पंचायत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ाएंगे। इसमें हम आप समझ लीजिए रिवीजन होगा बस, और जहाँ हो सकता पड़ेगा उसकी व्याख्या भी हम कर देंगे। बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि अब टाइम है नहीं, मात्र समझ लीजिए अप्रैल तो आधा बीत गया, मई जून, लास्ट जून में इसका एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद है, यह लास्की ने कहा है। इतना से हमने याद रखा है कि वह अधिक शिक्षाप्रद है, यह लास्की ने कहा था। बाकी जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, समझ लीजिए आप चाहे जो प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको ज़रूर लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आप जानते हैं 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित की गई है किस पर? खंड स्तर पर। जो पंचायत समिति होती है उसे खंड स्तर पर या क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। अगला हम देखेंगे, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? या लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना है, ना कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, तभी वह राज्य चुनाव आयोग को आदेश देता है कि आपको चुनाव कराना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, उसकी धारा 11 का 4, मतलब 11 का ए का 4 है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। अगला हम देखेंगे, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? तब उसे 30 दिन के अंदर बैठक उसे बुलानी होगी। 30 दिन के अंदर, यानी 1 माह के अंदर। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो वह जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं लोगों में से चुना जाता है। पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूरे प्रदेश यानी पूरे जिले में लागू करने वाला वह कौन सा पहला राज्य है जो लागू किया है अपने पूरे जिले में? वह राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश भैया, आंध्र प्रदेश ने। तो राजस्थान में सिर्फ एक नागौर जिला है, उसी में लागू हुआ था, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है अपने पूरे जिले में पंचायती व्यवस्था लागू किया था। अगला हम देखेंगे, जो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। जो मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया है कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो जो 1917 में घोषणा किया था मॉन्टेग्यू ने, उसी के आधार पर यह घोषित किया गया था। किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से
जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। जवाहर रोजगार योजना तो बहुत फेमस है, 1989 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। उत्तर प्रदेश विकेंद्रीय एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन आप जानते हैं कि 1995 में हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, ये भी सही है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मतलब कृषि पर विशेष बल देना, ये सब ग्राम पंचायत का ही काम है, यानी उपर्युक्त सभी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो विकास योजना है पंचायत क्षेत्रों के लिए, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा तैयार किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियों का निर्धारित की गई है या की गई हैं कितनी? 6 समितियां हैं। 6 समितियां हैं, जिसमें से नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, प्रशासनिक समिति और एक होती है निर्माण समिति। और पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे हम मतदान अध्यक्ष कहते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो निर्वाचन अधिकारी होता है, उसी के माध्यम से किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में असत्य कथन का हमको चयन करना है। असत्य कथन के बारे में हमको बताना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, ये तो सही बात है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती, जो कि गलत बात है। वह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है, सही बात है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, सही बात है। अगला हम देखेंगे, इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, सही बात है। पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा है, ये भी सही बात है। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, ये गलत बात है। उसकी जनसंख्या के अनुसार दिया जाता है। और महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल द्वारा, मतलब यही गलत है। अगला हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा? समान रहेगा कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 343 गा के 1 के अनुसार। लगभग धारा इसमें बहुत ज़्यादा पूछा है, लेकिन धारा आप लोग याद भी कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित होता है? राज्य के विवेक पर आधारित कौन सा होता है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, ये सभी काम राज्य के विवेक पर आधारित होता है। तृतीय आम चुनाव हुए थे, उस समय ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी, मतलब पंचायतों की संख्या कितनी थी? 72,233 और न्याय पंचायती थी 8594। 8594 न्याय पंचायतें थी और पंचायतें थी 72,233। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यही नहीं सम्मिलित है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। आशा, जननी सुरक्षा और आयुष। ग्राम पंचायत जो विकास योजना का निर्माण
कुल कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? कुल 5 चरण होते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में कुल 5 चरण होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? कौन सा केंद्रीय कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी केंद्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 वाला, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी केंद्रीय कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कुछ बजट से संबंधित प्रावधान हैं। 21 से 26 की अवधि में राज्यों की जो 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? जो राशि मिलेगी वह 42.2 लाख करोड़ रुपए 21 से 26 की अवधि में राज्यों को मिलेगी। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त कितने और सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं का कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? दिया जा रहा है 40%। इसे 40% जो दिया जाता है, 40% में से 70% तो ग्राम पंचायत को, 15% क्षेत्र पंचायत, 15% क्या हो जाता है? जिला पंचायत को। ये 15वें वित्त आयोग के अनुसार। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत करेगा? पंचायतों को वित्तीय सुधार के लिए आवश्यक उपाय देगा। सही बात है। ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत के लिए हो, ये भी देगा वो राज्यपाल। और राज्य के समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, ये सभी इनमें से सभी सही है। और अगला हम देखेंगे, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सभा, राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा। ये सब लेखे का उपबंध सिर्फ राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला हम देखेंगे, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास होता है? किसके पास होता है? यह होता है राज्य सरकार के पास। जो रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है? जो संविधान की अधिनियम 1969 की धारा 7 है, उसी के अनुसार इन घटनाओं को विवरण रखना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम CMO कहते हैं, वही जिला रजिस्ट्रार होता है। अगला हम देखेंगे, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना से संबंधित है कि ग्राम पंचायत को साक्षरता बढ़ाने से, ये तो गलत बात है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधारने के लिए गलत बात है। ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करने के लिए, यही सही बात है। अगला हम देखेंगे, समर्थ अभियान की अवधि क्या थी? जो समर्थ अभियान चलाया गया था
उसकी अवधि थी क्या? 1 फरवरी 2023 से है, इसमें 1 फरवरी यह है 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त तक चला था। ये तो गलत हो गया क्योंकि 25 दिसंबर है, 15 अगस्त यहाँ तक है। अगला हम देखेंगे CSC, जो गांव में होती है CSC सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर, किस मंत्रालय के तहत है या किस मंत्रालय के? इलेक्ट्रॉनिक यानी IT मंत्रालय। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 से। समग्र आवास योजना का प्रारंभ किया गया था 1999 से 2000 के मध्य शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यह दिसंबर 1993 में। याद रखिएगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये तो बहुत फेमस है। यह 1990 और 2000 के मध्य शुरू किया गया था। रोजगार योजना का विलय कौन योजना शुरू की गई थी? जो रोजगार काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन योजना शुरू की गई थी? यह योजना कौन से शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा शुरू किया गया था। इन दोनों काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके मनरेगा शुरू किया गया था। अब आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्थापना 1975 में हुआ था। CSC के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं? आप जानते होंगे सभी कि CSC के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र बनता है, आधार कार्ड, नामांकन, पासपोर्ट साइज, यानी ये सभी कार्य होते हैं। BLE क्या होता है? BLE मतलब विलेज, याद तो नहीं आ रहा इसका फुल फॉर्म, नहीं तो बताते। वह प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSC सेंटर चलाता है। वह ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। ये दोनों सही है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या उपलब्ध रहता है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थिति पंजीकरण प्रयुक्त सभी उपस्थित रहता है ग्राम पंचायत सचिवालय में। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है? प्रतिमाह भुगतान ग्राम पंचायत करता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 2000-2001 के मध्य 12 जनपदों में पहले शुरू किया गया था। याद रखिएगा। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स, जो सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 20% होता है। याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है? वह किया जा सकता है पंचायत सचिव से, पंचायत अध्यक्ष से, प्रधान से, यानी सभी से किया जा सकता है। पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू
किया जा सकता है। शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान करना। सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। सही बात है। उपयुक्त सही सभी ये इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा यह शुरू किया गया था। याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? यह 12 अप्रैल 2005 कहाँ है? और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए एलएसडीजी के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? जो एलएसडीजी है उसमें 9 विषयों को संशोधित किया गया है। जल संरक्षण, संवर्धन और शानदार काम करने के लिए किस गांव को 2022 का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? एक उत्तराखंड में गांव है धसपड़ गांव, उसी को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला हम देखेंगे, ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? ग्राम विकास मंत्रालय की कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अन्वेषण करना, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना और नीति बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया था? यही आपको बताना। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम यह 1975 में शुरू किया गया था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना भी 2018 में जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। किस राज्य की योजना है? आप जानते हैं यह उत्तर प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 58 हम देखेंगे, गांव के आधारभूत संरचना के संबंध में क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बेघर अथवा कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये भी अच्छा बात है। पेयजल की सुविधा भी देना। मुख्य सड़क के नेटवर्क 12मासी सड़क, ये तो प्रधानमंत्री वाला है। मतलब उपयुक्त सभी सही है। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने किया था? जो ग्राम स्वराज है उसकी संकल्पना किसने किया था? गांधी जी और के करे। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की थी? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार की घोषणा 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिवस के दिन पर ही उन्होंने किया था, 2017 में। आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित होते हैं। शिक्षा युक्त पंचायत होता है, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत होता है, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत, ये सभी होते हैं। जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन सा होता है? जिला रजिस्ट्रार होता है, जिसे सीएमओ कहते हैं। अगला हम देखेंगे, संयुक्त पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? संयुक्त पंचायत राज अधिनियम दिसंबर 1947 में पारित हो गया था। स्वतंत्रता बाद जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1969 में यह अधिनियम बना था। पंचायती राज से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है?
जो गांव के विकास के कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं या ग्राम पंचायत सचिव होते हैं वही मदद करेगा ना। अब कंप्यूटर हम 15 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी आसान तो नहीं है, फिर भी आसान ही समझिएगा। कंप्यूटर एक शब्द का आकार है क्या? कंप्यूटर शब्द का आकार है क्या? इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले दे दिया। एक ही कंप्यूटर से भिन्न होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार एक ही कंप्यूटर से भिन्न होता है तो गलत बात है। हर मामले में निश्चित है, गलत बात है। कंप्यूटर एक निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न है, यही सही है। अगला हम देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड, जो माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है उसे घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। जो एआई होता है, एआई तो आजकल सभी जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कंप्यूटर जो होता है नॉलेज फिर डेटा फिर इंफॉर्मेशन पर ध्यान देता है। कंप्यूटर सबसे पहले नॉलेज पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद कंप्यूटर का जो डाटा होता है डाटा से इंफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी ज्ञान, डेटा और सूचना। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमको यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। एनएल सही नहीं है ना। एनएलपी प्रत्याशित है, जो कि गलत है, प्रत्याशित नहीं होती है। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी को अधिक कीस्ट्रोक की आवश्यकता हो सकती है, सही बात है। इट इज़ वेरी टाइम इफिशियंट, या बहुत अधिक समय कुशल है, ये भी सही है। एनएलपी हेल्प्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन इज देयर लैंग्वेज, ये भी सही बात है। मतलब पहला क्वेश्चन गलत है, पहला गलत है और तीनों सही हैं। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो बिग डेटा कहा जाता है। अत्यंत बड़े डाटा दिया है तो इसलिए विशाल डाटा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक्स के प्रवर्तक हैं? क्लाउड शैनन है। क्लाउड शैनन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, बाइनरी और लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं। नॉम चॉम्स्की होंगे नहीं, लेस्ली लॉम्पट होंगे नहीं, जॉन बेकस नहीं होंगे, क्लाउड शैनन है। एसएसडी का पूरा नाम क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसएसडी का क्या अर्थ होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, MOEMS का पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रो, एम से माइक्रो होगा, फिर ऑप्टो होगा, ऑप्टो फिर इलेक्ट्रो, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, हाँ यही सही है। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा कि मोएम्स का पूर्ण रूप होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो और मैकेनिकल सिस्टम।
और अगला हम देखेंगे एमईएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। आइटम नहीं है, कौन सा आइटम नहीं है? डेटा नहीं है, बाकी व्यू होता है, मेलिंग होता है, होम होता है, लेकिन डेटा ऑप्शन नहीं होता है। अगला हम देखेंगे जो पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को कहा जाता है। जैसे पूर्व निर्धारित है कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म भर जाएगा, ऑटो फिल हो लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसरिफ होता है? सेंसेरिफ होता है या सेंसेरिफ होता है? कौन सा? जो एरियल फॉन्ट होता है वही सेंसेरिफ होता है। सेंसेरिफ फॉन्ट में हेपेल्टिका, अवंत-गार्ड, एरियल, जिनेवा शामिल हैं। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, याद रखिएगा। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? या व्यू विंडो और स्प्लिट द्वारा, व्यू विंडो और स्प्लिट द्वारा, व्यू विंडो और स्प्लिट, व्यू विंडो स्प्लिट द्वारा इससे दो भागों में हम बांट सकते हैं। और जो ईमेल भेजते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक सीसी का, एक बीसीसी का। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक सीसी का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखा है क्या? हाँ, कहाँ लिखा है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है यार, इसमें कुछ लिखा नहीं है। नहीं, यहाँ है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? कौन सा नॉन इंटरेक्टिव है? यह होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉन इंटरेक्टिव एक सिस्टम है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है तो गलत बात है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, बिल्कुल गलत है। जब तक हम लोग देंगे नहीं, कहाँ से ले लेगा? कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, बिल्कुल गलत है। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित कर सकता है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 81, अब उत्तर प्रदेश पहुंच गए हो। आप जानते हैं कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को किस नाम से जानते हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 5 जिलों की जनसंख्या, प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है, यही आपको बताना है। इलाहाबाद में तो है, लेकिन इलाहाबाद तो इसमें दिए हैं, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, यही सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। लड़कियों के रोजगार के लिए बिल्कुल गलत है। डिजिटल साक्षरता के लिए बिल्कुल गलत है। खेल की भागीदारी का अवसर बिल्कुल गलत। स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए कि जब तक पढ़ेंगी, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, तब तक उनको पैसा मिलेगा, और 18 साल हो जाएंगे तो उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा। यही है योजना ना। संगम योजना एक संगम योजना है। संगम योजना के बारे में हम बताएंगे क्या है। संगम योजना की शुरुआत कब की गई थी? संगम योजना की शुरुआत 1996 में की गई थी, या विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। 1996 में यह शुरू किया गया था संगम योजना। EAC विद्रोह
पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएसी विद्रोह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। पीएसी विद्रोह उस समय मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश का? कमलापति त्रिपाठी। 1973 में हुआ था पीएसी विद्रोह, याद रखिएगा। अगला, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में है और कहाँ है? इसकी आधारशिला 1953 के आसपास रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जाति और जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? वाराणसी जिले में जो सहारिया जनजाति है वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह ललितपुर जिले में पाई जाती है। बाकी गोंड पाई जाती है, चेरो और खरवार, ये सब वाराणसी जिले में पाई जाती है। जो एक अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? कल्याण का प्रकाशन सभी जानते हैं कि यह गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गोरखपुर के द्वारा। अब कुछ मिलान करना है, मिलान वाला। जल विहार के मेला आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। अच्छा, कौन सा नहीं है भाई? वहीं तो गलत हो जाता। कौन सा नहीं है? जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में बटेश्वर मेला आप जानते हैं कि पश्चिमांचल, आगरा साइड, मेरठ साइड, यहीं पर लगता है बटेश्वर मेला। बलदेव छठ मेला जो पूर्वांचल दिया है, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है। शुक्रताल मेला मुजफ्फरपुर में लगता है, यानी यही गलत है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहीं मर गए थे। इस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? भारत का एथेंस किसने कहा था? बर्नियर ने वाराणसी यानी काशी को भारत का एथेंस कहा था, बर्नियर ने। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। क्या ऑप्शन दिया है? नहीं, ये चौथा हवाई अड्डा नहीं बना। यह पहला सही है कि जो पहली फ्लाइट थी श्रीलंका की एयरलाइंस की ही थी। ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 93 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास के केंद्र प्रयागराज नहीं है, बाकी हरदरी से निर्यात होता ही है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं की। UPSIDC का मुख्यालय क्या है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम चंद्रशेखर पार्क भी है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? या रिहंद परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट
कहे जाने वाले राज्य हैं, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, ये सब ब्रेड बास्केट के राज्य कहे जाते हैं। यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है? ये राई और सरसों। दोस्तों कमेंट करके बताना कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। 40 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया।